आप सबका मेरे YouTube चैनल किरण एजुकेशन वाई अलका किरण में स्वागत है। आज मैं जीव जनन कैसे करते हैं के अंतर्गत पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में बताने जा रही हूँ। हालांकि पिछले वीडियो में पुष्पी पौधों के विभिन्न भागों के बारे में बताई थी और इसमें परागण, निषेचन और अंकुरन के बारे में बताऊंगी। तो देखते हैं कि किस तरह से पौधों में परागण की क्रिया होती है। तो के पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो पौधे के लैंगिक अंग का नाम है पुष्प और पुष्प के विभिन्न भाग थे बाह्यदल पुंज और दल पुंज। ये बना रहे थे पुष्प का कौन सा भाग? सहायक भाग। ये पुष्प का सहायक भाग थे जो जनन में मदद करते हैं, जबकि पुमंग और जायांग को पुष्प का जनन भाग कहा जाता है। ये पुमंग और जायांग पुष्प का कौन सा भाग है? जनन भाग। तो ये हुआ पुष्प का बाह्यदल पुंज और दल पुंज। सहायक भाग और जनन भाग का नाम है पुमंग और जायांग। तो अब हम देखें पुष्प जनन भाग पुमंग में बनते हैं, परागकण और जायांग में या स्त्री केसर के अंतर्गत अंडक। तो कैसे परागकण पुष्प तक पहुंचता है? परागण परागकणों का आपको इंथर के फिगर में बताए थे। परागकोश में बनते हैं परागकण। तो जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो इसमें से परागकण प्रस्फुटित होकर निकलते हैं और वे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो इसी क्रिया का नाम है परागण। परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं फिगर। परागण में या तो इसी फूल का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा। इसी फूल का परागकण इसी फूल के वर्तिकाग्र पर जब गिरता है तो, या ऐसे भी हो सकता है इस फूल का परागकण इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर गिरे। तो ये दोनों ही स्थिति में स्वपरागण कहलाता है। यानी परागण या ये हो सकता है कि एक पुष्प का परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के पराग वर्तिकाग्र तक पहुँचे। तो ये हुआ परपरागण। जब अपने पर हो गया तो ये कहलाया स्वपरागण, और जब दूसरे पुष्प पर पहुंच गया तो ये हो गया दूसरे पौधे के पुष्प पर परागण। तो चलिए देखते हैं परागण दो तरह से होता है। ये निर्भर करता है परागकणों के पुष्प तक पहुंचने पर। तो जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इसे क्या कहेंगे? स्वपरागण। नाम जैसा काम, स्व मीन्स अपना परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र तक गिरा। इसके विपरीत जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उसे परागित करता है तो इसे कहते हैं परपरागण। अब हम देखें स्वपरागण कैसे पुष्पों में होगा। निश्चित रूप से स्वपरागण की क्रिया द्विलिंगी पुष्पों में होगा, यानी जिसमें जायांग और पुमंग दोनों ही एक ही पुष्प में हों और वो बंद हों या ये हों, उसी पर गिरना चाहिए। तो स्वपरागण की क्रिया द्विलिंगी पुष्पों में होती है। स्वपरागण चूँकि अपने ही पुष्प पर गिर रहा है या अपने ही पौधे पर स्थित दूसरे पुष्प पर गिर रहा है, इस हिसाब से स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम जैसे हवा, पानी, चिड़िया, कीट, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन परपरागण को यहाँ से यहाँ तक जाना है, दूसरे पौधे के पुष्प तक जाना है, इसलिए परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। और परपरागण
कैसे पुष्पों में होता है? तो एक लिंगी में भी हो सकता है और द्विलिंगी में भी हो सकता है। पर परागन की क्रिया दोनों ही, एक लिंगी में भी किसी स्थिति में जब वो काम नहीं करेगा एक लिंगी, तो एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों ही पुष्पों में पर परागन की क्रिया होती है और इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। पर परागन में क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। अब माध्यम क्या हो सकता है? हवा, पानी, कीट, मनुष्य भी, पक्षी भी, जानवर भी सब माध्यम का काम करते हैं, यानी परागकण को दूसरे पुष्प तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसमें बस शॉर्ट में थोड़ा डिटेल अगली कक्षाओं में है, बस जानना स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकण का पहुंचना, परपरागन दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। स्वपरागन में द्विलिंगी पुष्पों में होता है, परपरागन एक लिंगी में भी होगा, द्विलिंगी में भी होगा। स्वपरागन में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परपरागन में माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया। अब क्या होगा? अब निषेचन की क्रिया होगी। तो अब हम देखते हैं परागन के बाद पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया किस प्रकार होती है। निषेचन, इसके बाद शब्द है निषेचन। नर युग्मक यानी नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संगलन की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। तो निषेचन में नर युग्मक पुंनु परिपक्व परागकोश से परागकण निकलते हैं और परागकण में ही नर युग्मक बनते हैं। तो नर युग्मक यानी पुंनु और मादा युग्मक यानी अंडाणु। नर युग्मक कौन सा हो जाएंगे? पौधे में, जंतुओं में तो शुक्राणु होते हैं, लेकिन पौधे में नर युग्मक का नाम है पुंनु और मादा युग्मक का नाम है अंडाणु। तो नर युग्मक पुंनु का मादा युग्मक अंडाणु से संगलन की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। पुंनु भी अगुणित होता है, अंडाणु भी अगुणित, यानी एन मिलकर 2n। ये आप लोग को पिछले बार बताए थे वीडियो में। इस तरह से नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संगलन की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। अब हम देखें निषेचन के समय क्या क्या होती है। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र, पुष्प का वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और ये अंडाशय है, इसके बारे में बताए थे इस तरह से। तो ये हो गया। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पड़ता है, पुष्प अपने जाति के वर्तिकाग्र को पहचानने की क्षमता रखता है। तो अगर दूसरी जाति का परागकण उसके वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, पराग नलिका नहीं बनते हैं। तो जैसे ही उसी जाति का परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है, वर्तिकाग्र से एंजाइम स्रावित होते हैं, जिसके कारण ये परागकण में अंकुरन की क्रिया होती है और उससे पराग नलिका का निर्माण होता है। हालांकि वर्तिकाग्र पर ढेर सारे परागकण गिरते हैं, लेकिन कोई एक परागकण ही आगे बढ़कर अंडाशय के मादा युग्मक से संगलित होता है। तो जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर गिरा, वर्तिकाग्र से एक एंजाइम, एक रसायन से स्रावित होता है, जिसके कारण परागकण अंकुरित होता है और उससे पराग नलिका निकलती है। पराग नलिका लंबाई में बढ़ते हुए वर्तिकाग्र से होते हुए, वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचती है और अंडाशय में मादा युग्मक होते हैं। ये आपका भ्रूणकोश है।
भ्रूणकोश के अंदर मादा युग्मक होते हैं और ये नर युग्मक पराग नलिका से होते हुए जैसे ही भ्रूणकोश के पास आते हैं स्वतंत्र हो जाते हैं। नर युग्मक इसमें प्रवेश कर जाता है और मादा युग्मक से संगलित हो जाता है, यानी एन और एक और ए। इस तरह से दोनों मिलकर क्या बनाता है, दोनों मिलकर जायगोट युग्मनज में युग्मनज जायगोट का निर्माण कर लेता है। जायगोट विकसित और विभाजित होकर भ्रूण बनाता है और भ्रूण वृद्धि करके बड़े पौधे का निर्माण करता है। अब हम देखें निषेचन के बाद अंडाशय में क्या क्या परिवर्तन होते हैं या पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। यानी निषेचन के बाद होने वाला परिवर्तन। निषेचन के बाद पुष्प में होने वाला परिवर्तन क्या बनाता है। चलिए, अंडाशय जैसे ही निषेचन की क्रिया हो जाती है यानी नर युग्मक और मादा युग्मक संगलित होकर भ्रूण बनाता है, अंडाशय क्या चीज में बन जाता है, अंडाशय बना देता है फल और अंडाशय की भित्ति बना देती है फल भित्ति। इसके बाद वर्तिका और वर्तिकाग्र मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं यानी गिर जाते हैं। वर्तिका वर्तिकाग्र गिर जाते हैं और क्या, ये गिर जाते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं। और इसी तरह से वाह दलपुंज और दलपुंज, बाह दलपुंज और दलपुंज भी मुरझाकर गिर जाते हैं, ये भी मुरझाकर गिर जाते हैं। अब रह गया पुंकेसर। पुंकेसर भी मुरझाकर गिर जाता है, पुंकेसर भी मुरझाकर गिर जाता है। इस तरह से निषेचन के बाद पुष्प में निम्न परिवर्तन होते हैं, यानी जैसे ही कोई फूल खिला उसमें निषेचन की क्रिया हुई, फूल का मुरझाना ये दिखाता है, ये साबित करता है कि उसमें निषेचन की क्रिया हो गई, अंडाशय से फल बन जाता है, वर्तिका वर्तिकाग्र मुरझाकर गिर जाते हैं, वह दलपुंज और दलपुंज ये भी मुरझाकर गिर जाते हैं, पुंकेसर भी मुरझाकर गिर जाता है। इस तरह से हाँ, किसी किसी में जैसे अमरूद में बाह दलपुंज लगा रहता है, बैगन में बाह दलपुंज लगा रहता है। तो इस तरह से निषेचन के बाद इस तरह से परिवर्तन होते हैं। मादा युग्मक और नर युग्मक के मिलने से जो भ्रूण बनता है या बीजांड, बीज बना यहाँ पर लिखे नहीं, बीजांड का परिवर्तन हो जाता है बीज में, बीजांड बीज बनाता है। और बीजांड के अंदर, बीज के अंदर क्या होते हैं, भ्रूण होते हैं। भ्रूण ही अनुकूल परिस्थिति आने पर जब बीजांड बीज बनाया और अनुकूल परिस्थिति आने पर जब बीज अंकुरित होता है तो उससे भ्रूण निकलकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। अब बीजांड, ये पूरा बीजांड हो गया, बीजांड से बीज बनता है। अब बीज के अंदर क्या रहते हैं, भ्रूण होते हैं। तो किस तरह से बीजांड के अंदर बीज बनते हैं इसको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपका बीज और इसका अंकुरन, ये आप लोग तो हमेशा खाते होंगे, ये बीज है, चना का बीज है और चना मूंग दोनों चीज़ का बीज है, दोनों में अंकुरन की क्रिया इस तरह से है। तो ये हुआ अंकुरन। अब बता सकते हैं ये सबसे पहले निकलने वाला उजला उजला भाग ये क्या बनाता है, ये क्या बनाएगा, जड़ या तना में से क्या बनाएगा। तो जो सबसे पहले ऊपर निकला है उजला भाग, आप लोग बहुत सोचते होंगे ये तो ऊपर तना बनाएगा, लेकिन नहीं, ये ऊपर निकलने वाला भाग इसका नाम है मूलांकुर। मूल जोड़ अंकुर, जैसा नाम वैसा काम। मूलांकुर यानी जड़ बनाने का काम करता है। ये बड़ा होता है और नीचे की ओर झुककर ज़मीन में चला जाता है और ऊपर से इसके अंदर भ्रूण का अंदर वाला भाग ऊपर जाता है, उसको कहते हैं प्रांकुर, वो तना बनाता है। इस चीज़ को हम ऐसे दिखाएंगे। ये देखिए बीज, ये बीज, दो दल
और उसका ऊपर निकलने वाला भाग मूलांकुर जड़ बनाएगा, और इसके अंदर जो अंदर भाग है उसको कहेंगे प्रांकुर, वो तना बनाएगा, और ये बीज ऐसे हो जाएगा। और ऊपर से इसके बीच से बीच में भाग होगा, दिख नहीं रहा होगा अभी, ये अंदर वाला भाग प्रांकुर बनाता है जो तना बनाता है, और ये दोनों पत्तियों का काम करते हैं और ऐसे ये भ्रूण का पोषण करते हैं। कब तक? जब तक इससे हरा हरा पत्ती नहीं निकल जाए। इस तरह से बीजों का अंकुरन उपयुक्त परिस्थिति में होता है, यानी बीजों को जब नमी, आर्द्रता, हवा मिलता है तब ये अंकुरित होते हैं और अंकुरित करके नए पौधे का निर्माण करते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।